गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम कॉलम से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे बॉन्ड एंड अनक्रेज से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन इज लैप लेंथ इन कंप्रेशन शुड नॉट बी लेस देन ए है 15 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार, बी है 20 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार, सी है 24 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार, डी है 30 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज द लैप लेंथ। लैप लेंथ क्या होता है? तो जो भी लेंथ की बार्स हमें मार्केट में अवेलेबल है, सपोज दैट हमारे पास जो बार अवेलेबल है उसकी लेंथ है 10 मीटर और हमें जो रिक्वायर्ड है लेंथ वो है 16 मीटर। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि दो 10 मीटर की बार्स को हम ओवरलैप कर देंगे और ये जो लेंथ आती है इसको हम बोलते हैं लैप लेंथ। ये जो दो बार हम जिनके हम लैपिंग कर रहे हैं वो सेम डायमीटर की भी हो सकती है एंड डिफरेंट डायमीटर की भी हो सकती है। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया अगर हम कंप्रेशन मेंबर में इस तरीके से ओवरलैपिंग वाली बार्स को हम यूज कर रहे हैं तो ये जो लेंथ आ रही है ओवरलैपिंग वाली यानी जो लैप लेंथ आ रही है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो कंप्रेशन के केस में हमेशा ध्यान रखना इसकी वैल्यू होती है LD, ये होती है डेवलपमेंट लेंथ, और 24 टाइम्स diameter of bar whichever is more। तो ये कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर कंप्रेशन मेंबर के लिए पूछा जाएगा तो वो होगी डेवलपमेंट लेंथ और 24 टाइम्स ऑफ डायमीटर whichever is more। अगर ये टेंशन मेंबर के लिए पूछा जाए in case of direct tension the value of lap length वो होगी LD डेवलपमेंट लेंथ और 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। अगर डायरेक्ट टेंशन है तो ये वैल्यू 2LD आएगी। एक होता है बेंडिंग टेंशन, तो इस केस में ये वैल्यू होती है LD और 30 टाइम्स ऑफ डायमीटर whichever is more। सेम यहाँ पे भी सेम कंडीशन है whichever is more। ध्यान रखना है कि आपको डायरेक्ट टेंशन के लिए पूछ रहा है या फिर बेंडिंग टेंशन के लिए या फिर कंप्रेशन के लिए, डायरेक्ट कंप्रेशन के लिए। तो ये सारी तीनों वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। तो इसमें अभी कंप्रेशन के लिए पूछा गया है तो कंप्रेशन के लिए अगर दोनों कंडीशन गिवन होती तो उस अकॉर्डिंग ऑप्शन देता, और अभी ओनली 24 टाइम्स वाली गिवन है अपने को। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा C 24 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन HYST बार्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ माइल्ड स्टील बार देन बॉन्ड स्ट्रेंथ A है इंक्रीजेज, B है डिक्रीजेज, C है बिकम्स 0, D है डज नॉट चेंज। तो सबसे पहले देखेंगे बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। बॉन्ड स्ट्रेंथ तो ये होती है कि जो स्टील रेनफोर्समेंट हम कंक्रीट में प्रोवाइड करवाते हैं तो जो स्टील रेनफोर्समेंट और कंक्रीट के बीच में कितना एडिशन फोर्स है। जितना ज़्यादा एडिशन फोर्स होगा इसका मतलब उसमें वहाँ पर उस कंडीशन में बॉन्ड स्ट्रेस भी उतनी ही ज़्यादा है। तो अगर माइल्ड स्टील की बात की जाए, माइल्ड स्टील तो ये क्या होती है, प्लेन बार्स होती है, प्लेन बार्स होती है। तो इस केस में क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी
एंड अगर HYST की बात की जाए तो इसमें क्या होती है कि जो बार होती है उस पे इस तरीके से रिव्ड फॉर्म में होती है। तो ये क्या करता है कि जो एडेसिव फोर्स है, एडेशन फोर्स बिटवीन reinforcement and concrete is increased, so bond strength also increased। ये ध्यान रखना है कि जो माइल्ड स्टील होती है वो क्या होती है, एक प्लेन बार्स होती है, तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रेंथ कम आएगी क्योंकि एडेसिव फोर्स कम होगा। बट जो HYST बार है जिसमें हम कंसिडर करते हैं FE 500, 550 एंड 415, ये सब हम इसमें कंसिडर करते हैं। तो इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, एक रिव्ड फॉर्म में होता है। तो इससे क्या है, एडेसिव फोर्स जो लगेगा वो इंक्रीज हो जाएगा और जिसकी वजह से क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, इंक्रीजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ ए बीम फेल्स इन बॉन्ड then its bond strength can be increased by A है increasing depth of beam, B है using thinner bar but more in numbers, C है using thicker bar but less in numbers, D है none of these। तो जब भी कोई सेक्शन है अगर वो बॉन्ड में फेल हो रहा है, यानी अगर वहाँ पे एडेसिव फोर्स कम लग रहा है, प्रॉपर एडेसिव फोर्स नहीं आ रहा है, तो उस केस में उस सेक्शन को फेल होने से कैसे हम बचा सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो बार्स हम यूज़ करेंगे उनका डायमीटर हम थिनर यूज़ करेंगे और जो नंबर्स है उनको हम इंक्रीज कर देंगे। तो इससे क्या है कि एडेसिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, मोर कॉन्टैक्ट एरिया इज प्रोवाइडेड ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ बार्स। ठीक है, जैसे नंबर ऑफ बार्स हम इंक्रीज करेंगे तो वहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट एरिया ज़्यादा होगा। मोर कॉन्टैक्ट एरिया मतलब वहाँ पे क्या होगा, एडेसिव फोर्स भी मोर आएगा, यानी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा आएगी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है बी, यूजिंग थिनर बार्स but more in numbers। Next question is if D is the diameter of bar in tension, a standard hook is equivalent to the anchorage value of a straight length given by A है 8D, B है 12D, C है 16D, D है 24D। तो इस क्वेश्चन में हम 2-3 चीज़ें क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं, एक आप यहाँ पे देखोगे हुक और एक होता है बैंड। तो हुक की जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है, इस तरीके से ये हुक होता है। और अगर बैंड की बात की जाए तो वो होता है 90 डिग्री पे, यानी इस तरीके से कुछ होगा। ये होता है बैंड और ये होता है हुक। इनमें पूछी जाती है एनकरेज वैल्यू, इक्विलेट एनकरेज वैल्यू। तो ध्यान रखना है कि एवरी 45 डिग्री पे जो एनकरेज वैल्यू आती है वो इक्वल होती है 4D। ठीक है, अगर 90 की बात करेंगे, 90 डिग्री यानी 90 का मतलब बैंड, यहाँ पे देखिए जो एंगल आ रहा है वो क्या आ रहा है, 90 डिग्री। तो इस केस में जो एनकरेज वैल्यू आएगी वो 8D आएगा। इसी तरीके से 180 डिग्री की बात करें तो वो क्या होगा, 16D। अब देखिए यहाँ पे जो हुक है उसमें क्या आ रहा है, 180 डिग्री एंगल आ रहा है। कैसे, जैसे पहले यहाँ पर बैंड है तो 90 डिग्री ये हो गया, फिर इस तरीके से फिर यहाँ पे फिर से क्या है, बैंड है, तो यहाँ से फिर क्या होगा 90 डिग्री, यानी 180 डिग्री हो रहा है हुक के केस में। तो इसमें जो इक्विवेलेंट इंकरेज वैल्यू आएगी वो आएगी 16D, जहाँ पे D किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार।
एग्ज़ाम में ये भी पूछा जाता है कि जो हम बैंड या जो हुक यूज़ कर रहे हैं इसका जो डायमीटर आ रहा है या फिर रेडियस आ रहा है वो क्या होगा। अगर इसकी रेडियस आर है तो देखिए आर की वैल्यू 2.5 होगी इन केस ऑफ माइल्ड स्टील एंड आर की वैल्यू 4.5 होगी इन केस ऑफ HYST। SSC में बार बार ये क्वेश्चंस आ रहे हैं तो इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि अगर जो हम हुक प्रोवाइड करवा रहे हैं अगर माइल्ड स्टील हम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में जो हुक का जो बैंड आ रहा है उसकी रेडियस 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ रेनफोर्स्ड बार होगा, और अगर HYST बार हम यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में 4 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार होगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे ये हुक यहाँ कंप्लीट हो गया, ये इसका टर्न था कंप्लीट हो गया, इसके आगे ये जो स्ट्रेट वाला आता है इसकी वैल्यू पूछता है, तो इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। तो इसमें मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, वो सारे आपको ध्यान रखने हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा सी, क्योंकि जो इक्विवेलेंट इंक्रीज वैल्यू पूछी गई है वो हुक के लिए पूछी गई है। अगर बैंड के लिए पूछी जाती है तो ये वैल्यू होती 8.5 या डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेज विद ए है क्वांटिटी ऑफ स्टील, बी है टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, सी है ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डी है क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट। तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उनको इंक्रीज करने के लिए जो फैक्टर्स होते हैं वो है बॉन्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड बाय, सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था कि अगर HYST बार हम यूज करेंगे माइल्ड स्टील की जगह तो उस केस में क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज हो गई। इसके अलावा ग्रेटर कंक्रीट ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड को यहाँ सॉरी कर लेना इंक्रीज कंक्रीट ग्रेड, कंक्रीट ग्रेड को हम इंक्रीज करेंगे तो भी उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा। ठीक है, ये देखिए ये हम कहाँ से वेरीफाई करेंगे, देखिए इसमें इसके लिए बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए एक टेबल गिवन है, टेबल नंबर 21 कोड के अंदर। तो उसमें जो WSM में है, WSM में उसमें वैल्यू गिवन है M15, M20, M25, M30, ठीक है M35। तो इनके लिए जो वैल्यूज गिवन है वो है 30 के लिए आपको ध्यान रखना है 1 होगी, उसके बाद 0.9, 0.8, 0.6, इस तरीके से ये वैल्यूज़ गिवन है WSM के लिए। तो ये क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम कंक्रीट ग्रेड इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज हो रही है। नेक्स्ट इसमें आता है इंक्रीज लेंथ ऑफ बैंड, हुक और डेवलपमेंट लेंथ, कि जो भी बॉन्ड स्ट्रेंथ आ रही है उसको हम बैंड की लेंथ को इंक्रीज करके इंक्रीज कर सकते हैं, जो हुक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी लेंथ को इंक्रीज करके हम इंक्रीज कर सकते हैं, और या फिर जो डेवलपमेंट लेंथ हम यूज़ कर रहे हैं उसको इंक्रीज करके इंक्रीज कर सकते हैं। फोर्थ इसमें आता है स्मॉलर डायमीटर ऑफ बार विथ मोर नंबर्स। ये भी हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। देखिए इन दोनों से रिलेटेड हम क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं कि HYST बार यूज़ करते हैं तब भी बॉन्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और स्मॉलर डायमीटर की
ज़्यादा बार्स को भी हम यूज करके किसी भी सेक्शन की बॉन्ड स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके अलावा हम जो स्टिरप्स प्रोवाइड करवा रहे हैं उसका एरिया इंक्रीज करके हम जो बॉन्ड स्ट्रेंथ आती है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। जो स्टील की हायर ग्रेड है उसको यूज़ करके हम इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो ऑप्शंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है सी, ग्रेड ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if S is shear stress in bar and B is design bond stress, then development length of a bar of diameter D is given by A है 4 ds, B है ds upon 4b, C है 2 ds upon 3b, D है ds upon 3b। तो जो डेवलपमेंट लेंथ आती है तो जो डेवलपमेंट लेंथ होती है उसको LD से डिनोट करते हैं और इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है 5 सिग्मा S अपॉन 4 टाउ BD। ये जो वैल्यू आती है वो WSM के लिए आती है, यानी वर्किंग स्ट्रेस मेथड के लिए होती है, जहाँ पे फाई क्या होता है, डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार, सिग्मा S है यहाँ पे परमिसिबल यील्ड स्ट्रेस इन स्टील एंड टाउ BD है बॉन्ड स्ट्रेस इन स्टील। अगर LSM की बात करें तो LSM में हम क्या है कि जो पार्शियली सेफ्टी फैक्टर यूज़ करेंगे तो उससे स्टील में जो स्ट्रेस आएगा वो आ जाएगा 0.87 FI। तो ये इस फैक्टर से चेंज हो जाएगी, यानी LD की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 0.87 FI। जो सिग्मा S हम यूज़ कर रहे हैं उसकी जगह वैल्यू आ जाएगी 0.87 FI और बाकी वैल्यू सेम रहेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी क्वेश्चन में जो हमें गिवन है जो डायमीटर ऑफ बार है उसको D से रिप्रेजेंट किया गया है, जो फोर्स लग रहा है उसको S से रिप्रेजेंट किया है और जो बॉन्ड स्ट्रेस आ रहा है उसको B से डिनोट किया है। तो इसके वैल्यू आ गई ds अपॉन 4b। तो जो अपने को ऑप्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ D बार बियॉन्ड द एंड ऑफ हुक शुड बी एट लीस्ट A है ट्वाइस द डायमीटर, B है थ्राइस द डायमीटर, C है 4 टाइम्स द डायमीटर, D है 7 टाइम्स द डायमीटर। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो हुक हम प्रोवाइड करवाते हैं तो इसके आगे जो स्ट्रेट पोर्शन आता है, यानी ये वाला जो पोर्शन आता है, सॉरी इसकी वैल्यू होती है वो होती है 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। ये हुक के लिए भी सेम होती है एंड जो बैंड प्रोवाइड करवाते हैं उसके लिए भी जो स्ट्रेट पोर्शन आता है उसकी वैल्यू सेम होती है। तो दोनों के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो 4 टाइम्स द डायमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन LSM फॉर HYST बार द वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस सेल बी A है डिक्रीज्ड बाय 60%, B है इंक्रीज्ड बाय 60%, C है डिक्रीज बाय 25%, D है इंक्रीज्ड बाय 25%। तो जब हम LD का फॉर्मूला जो हमने डिस्कस किया है अभी, इसमें हमारे एक टर्म यूज आ रही है टाउ BD, जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रेस इन स्टील। तो यहाँ पे जो स्टील होगी वो होगी माइल्ड स्टील प्लेन बार। अगर हम बात करें HYST बार के लिए तो इस केस में
जो टाउ बी डी की वैल्यू है वो 60% इंक्रीज्ड हो जाती है। और अगर बात करें हम कंप्रेशन में, तो कंप्रेशन के केस में टाउ बी डी की वैल्यू है वो 25% इंक्रीज्ड हो जाती है। तो ये दोनों डेटा आपको ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूले में हम टाउ बी डी यूज़ करते हैं वो बॉन्ड स्ट्रेस होता है माइल्ड स्टील प्लेन बार्स के लिए इन टेंशन के केस में। अगर डिफॉर्म बार के केस में पूछा जाए तो उस केस में ये वैल्यू है टाउ बी डी की वो 60% इंक्रीज हो जाएगी। और अगर कंप्रेशन में हम इन बार्स को यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में ये वैल्यू 25% से इंक्रीज हो जाएगी। तो उस केस में अगर हम बात करें डेवलपमेंट लेंथ की तो इससे वैल्यू आ जाएगी 5 सिग्मा एस टी अपॉन 4 इंटू, अगर एच वाई एस टी बार के लिए बात करें यानी डिफॉर्म बार के लिए बात करें तो 60% इंक्रीज यानी 1.6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू आ जाएगी 5 सिग्मा एस टी अपॉन 6.4 टाउ बी डी। और अगर यहाँ हम बात करें ओनली कंप्रेशन के लिए तो कंप्रेशन में ये वैल्यू 25% से इंक्रीज हो जाती है तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.25। और जब यहाँ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5 सिग्मा एस टी अपॉन 5 टाउ बी डी। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको ध्यान रखनी है। ध्यान रखना है कि कंप्रेशन के लिए पूछा गया है या फिर डिफॉर्म बार के लिए पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा बी, इंक्रीज्ड बाई 60%। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बियरिंग स्ट्रेस एट बैंड फॉर LSM कंपेयर टू WSM इज ए है 1.5 टाइम्स लेस, बी है 1.5 टाइम्स मोर, सी है 2.5 टाइम्स लेस, डी है 2.5 टाइम्स मोर। तो इसके लिए देखिए जो हमें कोड गिवन है RCC का IS 456/2000, IS 456/2000, इसमें एक क्लॉज गिवन है, क्लॉज है इसमें 26.2.2.5। वहाँ पे जो बियरिंग स्ट्रेस हम यूज़ कर रहे हैं, बियरिंग स्ट्रेस फॉर WSM एंड LSM, उसके लिए वैल्यू गिवन है। और जो LSM के लिए वैल्यू गिवन है वो कुछ इस तरीके से है 1.5 FCR अपॉन 1+2 phi अपॉन R। तो ये ध्यान रखना है, ये जो वैल्यू है वो LSM के लिए है। अगर बात करें हम WSM में तो WSM के लिए जो बियरिंग स्ट्रेस है इसकी वैल्यू आती है FCR अपॉन 1+2 phi अपॉन R। तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो फॉर्मूला हम WSM में यूज़ कर रहे हैं और जो LSM में यूज़ कर रहे हैं उनमें क्या चेंज आ रहा है कि जो LSM में यूज़ कर रहे हैं उसको हम 1.5 वाले फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है बी, 1.5 टाइम्स मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज The bond stress between steel reinforcement and concrete is affected by A है steel properties, B है concrete properties, C है shrinkage of concrete, D है all of these। तो इसके लिए हमने अभी देखा था कि जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उस पर कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जैसे जैसे हम कंक्रीट ग्रेड को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या है बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज़ होती है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड स्ट्रेस, और ये इंक्रीज होगा जब ग्रेड ऑफ कंक्रीट इंक्रीज करेंगे, जब एडेसिव फोर्स इंक्रीज होगा। और एडेसिव फोर्स इंक्रीज कब होता है? जब हम HYST यानी डिफॉर्म बार हम यूज़ करते हैं उस केस में, क्योंकि इसके जो शेप है उस पर क्या होता है रिब्ड फॉर्म में होती है, वो कोरुगेशन होता है, तो इससे क्या है एडेसिव फोर्स इंक्रीज होता है। इसके अलावा नंबर ऑफ बार्स
इंक्रीज करके। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये कंक्रीट की प्रॉपर्टी पे भी डिपेंड करेगा, ये जो स्टील की प्रॉपर्टी है उस पर भी डिपेंड करेगा। और अगर बात करें श्रिंकेज की, तो अगर कंक्रीट में श्रिंकेज होगा तो उस केस में क्या है कि जो उसमें एडेसिव फोर्स होगा, स्टील रेनफोर्समेंट एंड कंक्रीट पार्टिकल्स के बीच जो एडेसिव फोर्स होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब है बॉन्ड स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा इस केस में। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज ड्यू टू ए है फ्रिक्शन, बी है एडिशन, सी है बोथ, डी है नन ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना है जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है ये एडिशन की वजह से भी होता है एंड ये फ्रिक्शन की वजह से भी होता है। तो दोनों ही फैक्टर होते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिए, एडिशन एंड फ्रिक्शन। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है सी, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंसाइल रेनफोर्समेंट बार ऑफ ए रेनफोर्स्ड बीम आर ए है curtail if not required to resist bending moment, B है bent up at suitable place to serve as shear reinforcement, C है bent down at suitable place to serve as shear reinforcement, D है maintain at bottom to provide at least local bond stress। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें ये नहीं पूछा गया कि करेक्ट बताना है या इनकरेक्ट बताना है। तो ये हमें देखना है कि अगर सारे ऑप्शन करेक्ट हो रहे हैं एक को छोड़कर तो यानी इनकरेक्ट पूछा गया है, और अगर सारे इनकरेक्ट है और एक करेक्ट हो रहा है यानी करेक्ट वाला स्टेटमेंट पूछा गया है। तो इसमें देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है कि जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पर हम रेनफोर्समेंट बार को कर्टेल कर सकते हैं। तो ये सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब भी हम स्लैब डिज़ाइन करते हैं या बीम डिज़ाइन करते हैं तो उस केस में हम क्या है, जो भी स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, बेंडिंग मोमेंट के प्रोपोर्शनल होता है। यानी जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा आता है वहाँ पर हम नंबर ऑफ बार्स ज़्यादा प्रोवाइड करवाते हैं, और जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कम आएगा वहाँ पे हम नंबर ऑफ बार्स कम प्रोवाइड करवाएंगे, यानी कि स्टील रेनफोर्समेंट कम प्रोवाइड करवाते हैं। अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है तो इस केस में हमने देखा था, या फिर कोई स्लैब है तो इसमें देखते हैं कि जो बेंडिंग मोमेंट है वो सेंटर पे मैक्सिमम होता है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि सेंटर पे हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टील बार्स प्रोवाइड करवा सके, एंड जो सपोर्ट्स है यहाँ पर शियर फोर्स मैक्सिमम होता है बट बेंडिंग मोमेंट मिनिमम होता है। तो यहाँ पे हम कम से कम स्टील रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस केस में हम जो डिटेलिंग करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं कि जो एक स्टील रेनफोर्समेंट बार है वो फुल लेंथ को कवर करती है, एंड जो सेकंड है उसको हम क्या करते हैं, हाफ लेंथ के बाद में इसको कर्टेल कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में जो थर्ड आएगी उसको हम फिर फुल लेंथ के लिए प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस तरीके से हम चाहे बीम हो या स्लैब हो वहाँ पे डिटेलिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जहाँ पे हमें रिक्वायर्ड नहीं है वहाँ पे हम क्या है, बार्स को कर्टेल करते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, हम जो भी बार प्रोवाइड करवाते हैं उसका 50% एरिया हम सपोर्ट तक प्रोवाइड करवाते हैं, और बाकी की बार्स को यानी अल्टरनेट बार्स को हम कर्टेल करते हैं, अल्टरनेट बार्स को कर्टेल करेंगे। और कर्टेल की जो लेंथ थी वो हमने देखा था स्लैब के केस में। जिनको नहीं पता है वो स्लैब वाले लेक्चर को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे सेकंड जो ऑप्शन गिवन है उसमें है कि जो बेंट अप बार है वो एज शियर रेनफोर्समेंट बार सर्व कर सकती है। तो अभी हमने शियर वाला टॉपिक डिस्कस नहीं किया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ हम देखेंगे कि ये जो बार्स हम जो बेंट करवा रहे हैं ये क्या है, एज शियर रेनफोर्समेंट वर्क कर रही है यहाँ पर, ठीक है।
थर्ड जो ऑप्शन गिवन है बेंट डाउन एट सुटेबल प्लेस, तो ये क्या है, इनकरेक्ट है। कभी भी इस तरीके से हम कर्टेल नहीं करते इन बार्स को, इस तरीके से हम कभी भी कर्टेल नहीं करते हैं, ठीक है। तो यानी सी ऑप्शन इसके लिए इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन जो गिवन है कि बॉटम मेंटेन एट बॉटम टू प्रोवाइड एटलीस्ट लोकल बॉन्ड स्ट्रेस, कि जो बॉटम में हम जो बार्स प्रोवाइड कराते हैं उसका वर्क क्या होता है कि वहाँ पे एटलीस्ट बॉन्ड स्ट्रेस को प्रोवाइड करवा सके। तो यानी यहाँ पे ए, बी एंड डी ऑप्शन करेक्ट है एंड जो सी ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडियस ऑफ ए बार बेंट टू फॉर्म हुक शुड नॉट बी लेस देन ए है ट्वाइस द डायमीटर, बी है थ्राइस द डायमीटर, सी है 4 टाइम्स द डायमीटर, डी है 5 टाइम्स द डायमीटर। तो जो हम हुक प्रोवाइड करवाते हैं तो इस केस में जो इंटरनल रेडियस आती है हुक की, तो ये जो रेडियस आएगी जिसको मैं आर से डिनोट कर रही हूँ, ये वाली रेडियस जो आ रही है, तो यहाँ आर की जो वैल्यू है वो होती है 2π इन केस ऑफ माइल्ड स्टील यानी Fe250 के केस में, एंड R इज इक्वल टू होता है 4π इन केस ऑफ HYST बार। तो यहाँ पे हमें स्पेसिफाइड नहीं है कि माइल्ड स्टील यूज़ कर रहे हैं या HYST, बट पूछा गया है कि मिनिमम जो इंटरनल रेडियस होगी हुक के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी 2 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ये जो स्ट्रेट पोर्शन आता है हुक के बाद में, इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है 4 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ बार, वो चाहे हुक के लिए हो या बैंड के लिए हो, सेम वैल्यू होती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिजाइंड बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज ए है 1.2 MPa, बी है 1.8 MPa, सी है 1 MPa, डी है 1.6 MPa। तो यहाँ पे देखिए, आपको जब हम कॉलेज टाइम में थे तब हमें कोड गिवन था, तो हम उससे वैल्यू कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एग्ज़ाम में जब भी आते हम कोड से कॉपी कर लेते थे, पर यहाँ पे आपको वैल्यूज़ ध्यान रखनी है। और जो WSM के लिए हम देखें तो लोकल बॉन्ड स्ट्रेस की जो वैल्यू आती है M15, M20, M25, M30, M35, तो इनकी वैल्यूज़ ध्यान रखनी है कि M30 की वैल्यू है वो 1 होती है, तो M35 की 1.1, 25 की 0.9, इसकी 0.8 और इसकी आएगी 0.6। ये आपको ध्यान रखनी है ये सारी वैल्यूज़। अगर ये WSM के लिए है वैल्यू, इसी तरीके से अगर LSM की बात की जाए तो LSM में क्या है कि ये जो वैल्यू आ रही है ये 50% से इंक्रीज़ हो जाती है। यही हमने देखा था कि जो बेयरिंग स्ट्रेस आता है उस केस में, LSM के केस में जो बेयरिंग स्ट्रेस आएगा वो वर्किंग स्ट्रेस मेथड के कंपैरिजन में 50% इंक्रीज़ हो जाता है। वैसे बॉन्ड स्ट्रेस की वैल्यू भी 50% इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसके लिए जो वैल्यू है 15 के लिए डिफाइन नहीं है, 20 के लिए इसकी वैल्यू आती है 1.2, 25 के लिए वैल्यू आती है 1.4, यहाँ इसकी वैल्यू 1.5 एंड 35 के लिए 1.7। तो ये सारी डेटा आपको ध्यान रखनी है। अभी M20 कंक्रीट ग्रेड के लिए डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस पूछा गया है, यानी डिजाइन वर्ड हम किसके लिए यूज़ करते हैं, LSM में यूज़ कर रहे हैं। अगर परमिसिबल या वर्किंग के लिए पूछा जाता तो वो क्या होता है WSM में। 20 के लिए पूछा गया तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1.2 MPa। अगर इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता कि द परमिसिबल बॉन्ड स्ट्रेस ऑफ M20 ग्रेड कंक्रीट, तो उस केस में जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है 0.8। तो ये ध्यान रखना है कि परमिसिबल पूछा गया है या फिर डिजाइन वैल्यू पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एस एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस ऑन ए बार ऑफ डायमीटर D सब्जेक्टेड टू डिजाइन स्ट्रेस T
then length of embedment is given by for a deformed bar is A है dt upon 4s, B है dt upon bs, C है dt upon 8s, D है dt upon 6.4s। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन वैसे हम कर चुके हैं पर फिर से डिस्कस कर लेते हैं एक बार। डेवलपमेंट लेंथ पूछा गया है। डेवलपमेंट लेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो है फाई सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। जहाँ पे देखिए जो टाउ बी डी है वो है बॉन्ड स्ट्रेस इन प्लेन बार इन टेंशन। जब उस पर टेंशन फोर्स लग रहा हो और प्लेन बार हम यूज कर रहे हैं तब टाउ बी डी क्या है, बॉन्ड स्ट्रेस है। क्वेश्चन में हम जो चेंज किया गया है वो है कि डिफॉर्म बार के लिए, तो हमने अभी डिस्कस किया था कि डिफॉर्म बार के केस में जो वैल्यू है, डिफॉर्म बार के केस में टाउ बी डी की वैल्यू है 60% से इंक्रीज कर जाती है, इंक्रीज्ड बाय 60%। यानी ये जो वैल्यू आएगी वो 4 इंटू 1.6 टाउ बी डी से मल्टीप्लाई होगी और जब ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6.4 टाउ बी डी। अगर ये बात कर रहा है एलएसएम की तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा एस की जगह 0.87 एफ वाई। क्वेश्चन में जो डिनोट किया गया है वो जो डायमीटर है उसको डी से डिनोट किया गया है, जो एवरेज बॉन्ड स्ट्रेस आ रहा है उसको एस से डिनोट किया गया है, एंड जो डिजाइन स्ट्रेस आ रहा है उसको टी से डिनोट किया गया है। डिजाइन स्ट्रेस का मतलब एलएसएम की बात कर रहा है तो डिजाइन स्ट्रेस ये क्या है, टोटल डिजाइन स्ट्रेस है स्टील का, तो इसको टी से डिनोट किया गया है। तो ये फॉर्मूला अपने पास में आ गया है डी टी अपॉन 6.4 एस। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ अलाउेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन बार टू दैट ऑफ प्लेन बार। ए है 1.2, बी है 1.6, सी है 1.3, डी है नन ऑफ दीज। तो देखिए अलाउेबल बॉन्ड स्ट्रेस इन कंप्रेशन बार, तो कंप्रेशन बार के केस में वर्किंग स्ट्रेस अलाउेबल का मतलब WSM की बात कर रहा है और WSM में जो बॉन्ड स्ट्रेस है कंप्रेशन के केस में वो 25% इंक्रीज हो जाता है। तो यानी इसके लिए जो बॉन्ड स्ट्रेस आएगा वो आएगा 1.25 टाउ बी डी और प्लेन बार के लिए जो वैल्यू होती है वो है टाउ बी डी। तो इनका जो रेशियो आ रहा है वो है 1.25। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेवलपमेंट लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए है शेयर स्ट्रेस, बी है बेंडिंग स्ट्रेस, सी है स्ट्रेस इन बार, डी है डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। तो डेवलपमेंट लेंथ है एल डी फाई सिग्मा एस अपॉन 4 टाउ बी डी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं डायमीटर ऑफ बार के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सिग्मा एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड टाउ बी डी बॉन्ड स्ट्रेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ से जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है डी, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल लेंथ ऑफ बार हैविंग हुक एट बोथ एंड्स इज ए है L + 9D, बी है L + 12D, सी है L + 18D, डी है L + 24D। कोई भी बार है उसके दोनों एंड्स पे हुक है तो इस केस में जो टोटल लेंथ होगी बार की वो क्या होगी। तो देखते हैं टोटल लेंथ क्या आ सकती है। सपोज दैट ये जो लेंथ है वो L है, हुक की ये जो लेंथ आती है वो होती है
ये जो आती है वैल्यू वो होती है n+1d, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, n+1d। यहाँ पे n क्या है, जो रेडियस हम यूज़ करते हैं, रेडियस हम जो यूज़ करते हैं 2π या फिर 4π। तो यहाँ पे ये क्या है, n को रिप्रेजेंट कर रहा है, n = 2, n = 4, ठीक है। 2 किसके लिए है, F250 के लिए, एंड जो 4 है वो HYST बार के लिए है। तो यहाँ से देखिए जो वैल्यू आएगी, वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर R 2π है तो यहाँ से डायमीटर क्या आ जाएगा इसका 4π, और एक आ जाएगा डायमीटर 8π, यही होगी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ अगर हम 4π से सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 + 1π यानी 5π, एंड अगर इसको 8π से हम सोल्व करेंगे तो 8 + 1π = 9π, ये वैल्यू आ रही है। ये d है, d भी आप मान सकते हो, और phi डायामीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार, ठीक है। तो इसको आप d से डिनोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना इसके अंदर। क्वेश्चन में d से रिप्रेजेंट किया है इसको, तो हम भी d से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ से वैल्यू क्या पॉसिबल हो सकती है कि अगर माइल्ड स्टील्स का हुक हम प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, L तो ये वैल्यू आ गई, प्लस दोनों साइड जो वैल्यू आएगी, इस साइड और इस साइड वाली वैल्यू सेम होगी, 2 × और n+1d की वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी 4 + 1 यानी 5d। तो यहाँ से L + 10d वैल्यू आ गई है। नेक्स्ट अगर हम 9d से सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी L + 18d। अब देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा मैच हो रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन है वो है C, L + 18d। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर ए 30 डिग्री करंट और बेंट अप बार द इंक्लाइंड लेंथ ऑफ क्रैंक इज इक्वल टू, ए है 1.73d, बी है 0.5d, सी है डी है 2d। ध्यान रखना ये क्वेश्चन भी SSC JEE में लास्ट ईयर आया हुआ है, और अभी जो करंट बार वाला है ये भी SSC JEE में लास्ट ईयर आया हुआ है। यहाँ पे आपको सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जा रहे हैं। इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन जो भी सब्जेक्ट यहाँ पे करवा दिए गए हैं उनमें इससे बाहर आपको कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। करंट बार देखिए, एक आपको ध्यान रखना है, करंट बार और बेंट अप बार एक ही होता है, ठीक है। इसमें देखिए कोई भी है वो इस तरीके से, कोई रेनफोर्समेंट बार है वो इस तरीके से बेंट अप है। इसकी ये जो डेप्थ है, अगर ये d है, एंगल 30 डिग्री है, तो इसमें पूछा गया है कि जो करंट लेंथ है यानी ये वाली वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल से हम सोल्व कर सकते हैं इसको, कि हमारे पास ये वाली वैल्यू है, परपेंडिकुलर वाली वैल्यू वो d है, और ये हमें कैलकुलेट करना है हाइपोटेन्यूस। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि sin 30 = क्या आ जाएगा, d/, इसको OA नाम दे दीजिए, तो OA। तो यहाँ से OA की वैल्यू आ गई d/sin 30, और जो sin 30 की वैल्यू होती है वो होती है 1/2। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 2d। ये वैल्यू है करंट बार और बेंट अप बार की, ये जो लेंथ आ रही है ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए आपको कि जो करंट बार है या जो बेंट अप बार है इससे कितनी लेंथ कवर की गई है, यानी ये वाली वैल्यू बतानी होगी उस केस में। तो OA की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगा tan 30 d/OA। यहाँ से आप OA की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी OB। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगा
सोल्व करोगे इसको तो 1.73 डी। ध्यान रखना है अभी जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो पूछा गया है कि जो बेंट अप बार है उसकी इंक्लाइंड लेंथ क्या है, यानी OA के लिए पूछा गया है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि लेंथ कवर्ड बाय करेंट या बेंट अप बार, कि जो बेंट अप बार है जो करंट बार है उसे कितनी लेंथ कवर की गई है, तो उस केस में ये वैल्यू आ जाएगी 1.73 डी। तो ये दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा डी, 2D। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनकरेज वैल्यू ऑफ हुक इज एज्यूम्ड 16 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार इफ एंगल ऑफ बैंड इज ए है 30 डिग्री, बी है 40 डिग्री, सी है 45 डिग्री, डी है ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के लिए देखिए ये SSC JEE में पूछा गया है। यहाँ पे जो ऑप्शंस गिवन है उनमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यानी कि जो हुक हम प्रोवाइड करवाते हैं, जब भी हम हुक यूज़ करते हैं तो उस केस में जो एनकरेज वैल्यू आती है, इक्विवेलेंट वैल्यू ऑफ एनकरेज, वो क्या आती है 16 टाइम्स डायामीटर ऑफ बार। और ये क्यों आती है, क्योंकि इसका जो एंगल है वो क्या है 180 डिग्री होता है। किस तरीके से 90, 1 टाइम्स यहाँ 90 हो गया, फिर ये फिर से क्या है 90 बन रहा है, इसलिए यानी 180 डिग्री पे ही वैल्यू क्या है 16.5 आता है। तो इस क्वेश्चन के लिए कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बट SSC JEE वालों ने इसके लिए डी ऑप्शन को करेक्ट माना है, ऑल ऑफ दीज। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना कि अगर किसी अदर स्टेट की एग्ज़ाम में अगर 180 डिग्री इसके लिए ऑप्शन गिवन है तो उस केस में ये ऑप्शन करेक्ट होगा, और अदरवाइज जैसे चलता आ रहा है तो उस केस में ऑल ऑफ दीज इसके लिए करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ लैप इन टेंशन रेनफोर्समेंट शुड नॉट बी लेस देन ए है LD और 30 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज लेस, बी है LD और 30 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज मोर, सी है LD और 24 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज लेस, डी है LD और 24 टाइम्स डायमीटर ऑफ बार विच एवर इज मोर। लैप लेंथ पूछा गया है, टेंशन के लिए पूछा गया है। कोई भी टेंशन सेक्शन है उसमें लैप लेंथ कितना प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो होता है LD और 35 विच एवर इज मोर। ये ध्यान रखना है कि ये जो क्राइटेरिया है वो मिनिमम क्राइटेरिया है, तो मिनिमम के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू इन दोनों में से आएगी वो लेंगे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि डायरेक्ट टेंशन के लिए है या फिर बेंडिंग टेंशन के लिए है, तो इस केस में हम एज बेंडिंग टेंशन ही एज्यूम करेंगे, क्योंकि जब भी हम बीम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें क्या आता है बेंडिंग टेंशन ही जनरेट होता है। या फिर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं है कि 2LD और 35 और LD और 35 आपको क्वेश्चन में गिवन हो। फिर भी अगर किसी भी कहीं भी आपको ऐसे भी मिलता है तो उस केस में भी हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो सेक्शन क्या है, बेंडिंग टेंशन सेक्शन है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो है बी। तो अभी हमने बॉन्ड से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इन्हीं को आगे कंटिन्यू करेंगे। स्टूडेंट्स प्लीज़ आप टेंशन मत लीजिए, हम यहाँ पर आपको सारे सब्जेक्ट्स करवाएंगे। सोम है या फिर स्टील स्ट्रक्चर है, सॉइल मैकेनिक्स है। कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम सॉइल मैकेनिक्स करवा दीजिए। तो देखिए हम जब RCC कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में हम स्टील स्टार्ट करेंगे और उसके बाद में हम सॉइल मैकेनिक्स स्टार्ट करेंगे। एक ही दिन में पॉसिबल नहीं है सारे सब्जेक्ट करवाना, क्योंकि सारे सब्जेक्ट आपको मैं ही करवाऊँगी। तो आप टेंशन मत लीजिए, हम सारे सब्जेक्ट कवर करेंगे। यहाँ पर जितना करवाया जाता है उतना अच्छे से कीजिए, इससे बाहर किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।